अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े हैं। माज़रत चाहता हूँ, गुज़श्ता कई दिनों से मेरी मसरूफियात थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, जिसकी वजह से सिग्नल ना होने की वजह से मैं आप सब से कनेक्टेड नहीं हो पाया। लेकिन हमारे जो वीलॉग का सिलसिला है वो रुका नहीं है, थमा नहीं है, बल्कि वो रवा दवा है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को तो हमने मिस किया, आपके कमेंट सेक्शंस में भी हमने आपको मिस किया है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी वीलॉग को मिस किया होगा। लेकिन वीलॉग का सिलसिला अब बदस्तूर जारी होगा और मुझे यकीन है कि आप सबकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी जो गुज़श्ता ईद थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़, ऐसी रिसर्च करके वो चीज़ आपके सामने रखें जो आप उससे इस्तिफ़ादा आपको हासिल हो। इसराइल ने अपने कब्ज़े को कानूनी हैसियत देने के लिए मुसलमान ममालिक से सनद के तौर पर सिफारती ताल्लुकात बहाल की और कई मुसलमान ममालिक ने अहले फ़लस्तीन से गद्दारी करते हुए इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। नॉर्मलाइजेशन और अमन के नाम पर अरब और मुस्लिम रियासतों में इसराइल को तस्लीम करने के लिए माहौल साजी की गई। थिंक टैंक्स के ज़रिए मुहिम्मत चलाई गई, मीडिया और NGOs के ज़रिए बाकायदा लॉबिंग की गई। कई जगह जो है सयूनी ताकतों को कामयाबी मिली, जबकि ज़्यादातर इस सिलसिले में नाकामी का सामना करना पड़ा। तुर्की वो पहला मुसलमान मुल्क है जिसने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के महज 1 साल बाद ही इसराइल को बेइज्जती रियासत तस्लीम कर लिया था। इस सिलसिले में इसराइल को दूसरी कामयाबी इसराइल मिस्र के 1989 के मुआहदे में हासिल हुई। सालों के दौरान अरब लीग के ममालिक ने अहले फ़लस्तीन के साथ ख़यानत का इर्तिकाब करते हुए इसराइल के साथ अमन और मामूल की बातचीत पर दस्तखत किए। मिस्र के बाद इसराइल ने लिबनान के साथ अमन मुआहदे के नाम पर फ़लस्तीनी खून से सौदेबाजी की कोशिश की। 80 की दहाई में की जो नाकाम भी हुई, लेकिन 1994 में उर्दन के साथ एक मुआहदे के तहत सिफारती ताल्लुकात कायम कर ली। दीगर 2 पड़ोसी ममालिक जिनमें शाम और लेबनान शामिल हैं के साथ मुतअद्दिद बार सिफारती कोशिशों, आलमी प्रेशर और जारियत के बावजूद इसराइल जो है अपना नापाक वजूद उनसे तस्लीम कराने में बिल्कुल नाकाम रहा। साल 2017 में मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ इसराइल ने ताल्लुकात कायम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के नए दौर का आगाज़ किया। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने यमन सऊदी अरब जंग का फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम उम्मा को तक़सीम किया और इसराइल को ईरान के मुकाबले में अरब ममालिक की मजबूरी बनाकर पेश किया गया। 2018 में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ओमान का दौरा किया और सुल्तान काबूस और दीगर सीनियर ओमानी हुक्काम से मुलाकात की। फरवरी 2020 में नेतन्याहू और सोरान के खुद मुख्तार कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल फातेह अल बुरहान ने युगांडा में मुलाकात की, जहां ताल्लुकात मामूल पर लाने पर इत्तेफाक किया गया। इसी महीने के दौरान इसराइली तैयारों को सूडान के ऊपर परवास की इजाज़त दी गई। उसके बाद इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसमें इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगस्त 2020 में अपने ताल्लुकात मामूल पर लाने पर इत्तेफाक किया। इसके साथ साथ ही इसराइल ने उर्दन वादी के इल्हाक के मंसूबे को मुअत्तल करने पर इत्तेफाक किया। इस मामूल के मुआहदे के बाद सूडान के साथ भी मुआहदे की तस्दीक की गई। साथ ही बहरीन और मराकश के साथ भी ताल्लुकात कायम हो गए। 31 मई 2022 को इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उन्होंने एक आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए, जो इसराइल और किसी अरब ममालिक के दरमियान पहला मुआहदा था। अगस्त 2023 में इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने इंकशाफ किया कि उन्होंने रोम में इटली के वज़ीर ख़ारजा अंतोनियो ताजानी के ज़ेर एहतमाम लीबिया है उसके वज़ीर ख़ारजा के साथ एक खुफिया मुलाकात की थी, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बातचीत गई। लेकिन लीबिया की आवाम सड़कों पर निकल आई और नॉर्मलाइजेशन और नाम नहाद अमन के नाम पर फ़लस्तीन से ख़यानत से इनकार कर दिया। अमेरिका ने इसराइल का सफ़ीर बनकर पूरी दुनिया में एक ऐसी फ़िज़ा कायम की कि यूँ महसूस होता था कि शायद किसी मुसलमान मुल्क के पास इसराइल को तस्लीम किए बग़ैर कोई चारा नहीं रहेगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी, आगे आपको कुछ ख़बरें मज़ीद बढ़ाते हैं। ये वो मुसलमानों के किरदार थे, ये वो किरदार थे जिसके हवाले से मैं हमेशा रोता हूँ कि गज़ा का जो मामला था इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से गज़ा के अंदर मुजाहिदीन ने
یا لبنانی مجاہدین نے یا عراقی مجاہدین نے یا شام کے اندر مجاہدین نے یا ایران کی پوری لابنگ نے جس ریزسٹنس کو کھڑا کیا وہ بڑی تگڑی تھی اور وہ بڑے تگڑے طریقے سے کام نکال سکتی تھی، بڑے تگڑے طریقے سے ان سب چیزوں پر جو ہے وہ کام کر سکتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا؟ پھر وہی کچھ ہوا جس کا ہم رونا روتے ہیں. اور پھر کس نے خیانت کی؟ مسلمان ممالک نے. شام میں ایک ایسا شخص جو وانٹڈ تھا، جنہوں نے کئی لوگوں کے سر کاٹے، ان کو حکمران بنا دیا اور وہاں پر بلینز آف ڈالر انویسٹمنٹ اور وہاں ان کے قرضوں کو ختم کس نے کیا؟ سعودی عرب اور دیگر ممالک نے کیا. ٹرکی اس میں بڑا اہم رول اس نے نبھایا اس ساری جنگ میں، جس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ٹرکی جو ہے وہاں پر پانی کے جو کیمیکل ہے، صاف پانی کو بنانے کے لیے جو کیمیکل یوز ہوتا ہے، یا لوہا ہو یا دیگر چیزیں، وہ ساری چیزیں وہ بارہا بیچتا رہا. اس ساری صورتحال میں ہم ان غریب مسلمان ممالک کو بھی نہیں بھول سکتے ہیں جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے، بڑے بہادری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اس ساری جنگ میں اپنا جو ہے حصہ ڈالا. اور ان کو کسی نے دعوت نہیں دی تھی. غزہ میں کسی ریزسٹنس نے ان کو دعوت نہیں دی تھی دوستوں، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ لڑے، جس جوان مردی سے وہ لڑے، وہ یمن تھا، وہ حزب اللہ تھا، وہ عراق کی مزاحمت تھی، وہ ایران تھا، جس طریقے سے یہ کھڑا رہا اور اس پوری لابی کو نیست و نابود کرتا رہا. اور پھر مسلمان ممالک، وہ ممالک آ گئے کہ جنہوں نے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا. کس کے؟ غزہ کے لوگوں. آپ دیکھیں یمن کی جرت اور بہادری و استقامت کو. آپ دیکھیں کہ وہ یمن جو ایک غریب ملک ہے، جس کے خلاف 57 مسلمان ممالک نے جو ہے ایک فوج بنائی تھی. وہ فوج ہم نے غزہ میں تو نہیں دیکھی، وہ فوج ہم نے جو فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہو رہے اس کے خلاف تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہاں یمن کے خلاف ہم نے ضرور دیکھی، جس کو لیڈ ہمارے سابق آرمی چیف رائل شریف صاحب کر رہے ہیں. اب یہ فوج آپ نے کسی ظلم کے خلاف کھڑی تو دکھائی نہیں دی، لیکن ہاں یس، اور آپ دیکھیں تو یہ استعمال بھی اپنوں کے خلاف ہوتی. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی کہ غزہ کے ایک معصوم بچی کہتی ہے، سوال کرتے کہ اے مسلمانوں، ایک دشمن تو وہ ہے جو سامنے سے وار کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے اسرائیل ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے اور ہم پہ وار کرتا ہے، لیکن آپ لوگ پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہو، جس کا ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے. سامنے سے وار کرتے تو اچھا ہوتا، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں. جب اسرائیلیوں کا کر رہے ہیں تو آپ کون سی شے ہو؟ لیکن آپ لوگ جو پیٹھ پیچھے وار کرو، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی، دکھ ہوتا ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. دوستو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.